हेलो बच्चों, वेलकम टू द कॉमर्स केंद्र। और आज हमारा जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 4। क्लास 12th की हम इकोनॉमिक्स कवर कर रहे थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स हम कवर कर रहे थे। चैप्टर 1 हमारा जो है चालू हो चुका था। और चैप्टर 1 में भी हम बात करें अगर तो हमारा लेक्चर नंबर 4 का पार्ट 1 हम पहले समझ चुके हैं, है ना। लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व के बारे में कुछ समझा था। आई होप हमने उसमें बहुत कुछ समझा होगा, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और नहीं तो आज के पार्ट्स में बहुत कुछ चीज़ें क्लियर अच्छे से हो जाएगी, तो बस बने रहिए। उसके पहले हम एक क्विक रिवीजन करें अगर, तो हमने कल के लेक्चर में सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या होती है उसको पढ़ा था, है ना। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी थी, वो थी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, उसके बाद हमने ये तीनों को कवर करने के बाद हमारा जो मेन टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व क्या होता है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व की अगर हम बात करें तो होता क्या है, तो वो होता था ये हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व यानी पीपीसी जो होता है वो हमें डिफरेंट डिफरेंट क्या बेटा, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को बताता है। अब कॉम्बिनेशन मतलब समझते हो, कॉम्बिनेशन मतलब क्या, हमने कोई चीज ए और कोई चीज बी को अगर मिला दिया तो हम बोले ना दो कॉम्बिनेशन हो गए। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज करो भी हमें दो कॉम्बिनेशन के बारे में बताता है कि कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। अब कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है इसका मतलब क्या था, तो आपको अगर याद हो तो हमने इसमें एक टेबल बनाई थी। हमने टेबल बनाई थी तो उसमें एक तरफ हमने कॉम्बिनेशन रखा था। बेटा अगर कल समझ में नहीं आया तो आज समझ लेना, ठीक है। एक तरफ हमने गुड एक्स रखा था और एक तरफ हमने गुड वाई रखा था। फिर हमने इसकी शुरुआत करी थी इसकी टेबल बनाने की। अब इसकी टेबल अगर आपने समझी होगी कल, तो हमने देखा था कि दो वस्तु है अपने पास और हमें उनका प्रोडक्शन करना हो, लेकिन हमारे पास मान लो जमीन जो है, मान लो हमारे पास खेत है और हमें उसमें से फसल उगानी है। लेकिन हमने पहले से आपको बोल दिया है कि हमारे पास जो जमीन है वो लिमिटेड है, तो उसी जमीन में आपको दो वस्तु उगानी है। तो आप क्या कर सकते हो, जमीन आप बढ़ा नहीं सकते, जितनी है उतनी है। वापिस आपको पूरी जमीन का इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं है बिल्कुल थोड़ी सी जमीन का इस्तेमाल करा है। तो ये कुछ चीज़ों को ध्यान रखते हो अगर आप प्रोडक्शन करना चाहो तो दो फसल को आप कितना उगा सकते हो। तो आप सोचोगे सर अगर इस खेत में हमें दो फसल उगानी है तो मेरे पास कितने ऑप्शन है, तो आप बोलोगे सर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। या तो मैं पूरे खेत में गुड एक्स उगा दूं, गुड एक्स की जगह हमने शायद गेहूं लिए थे। एक सेकंड देख लेते हैं आपको कंफ्यूजन ना हो। हाँ, गुड एक्स की जगह हमने गेहूं और गुड वाई की जगह हमने मक्का, कॉर्न लिया था। अब मैं बोलूँगा बेटा कितनी पॉसिबिलिटीज है इस खेत में चीज़ों को उगाने की, तो आप बोलोगे सर बहुत सारी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन का मतलब हो सकता है कि मैं गेहूं बिल्कुल ना उगाऊं और पूरा के पूरा 20 kg, मतलब मान लो कि इस पूरे खेत में से 20 kg जो है मक्का जो है कॉर्न जो है निकलता होगा। तो मैं पूरे खेत में 20 kg अगर मक्का उगाऊं तो हो सकता है गेहूं तो उगा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि पूरे खेत में मैंने क्या उगा दिया, मक्का। तो बोला सर एक तो ये पॉसिबिलिटीज़ है, मैंने बोला ठीक है बेटा। और तो आपने बोला सर एक और पॉसिबिलिटीज़ है, बी पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि मेरे को गेहूं बढ़ाना हो थोड़ा सा, तो मैं क्या करूंगा कि मक्के को थोड़ा कम कर दूंगा। ठीक है, मैंने बोला ठीक है बेटा। तो आपने बोला कि सर एक और पॉसिबिलिटीज है कि मैं गेहूं को थोड़ा और बढ़ा सकता हूँ। ये सब केजी में है ना, याद रखें 0 kg तो खैर 0 के आगे तो क्या ही केजी लिखना, पर मान लेते हैं। अब आप सोचोगे सर, आपने मैंने कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ कि बेटा देखो, आप सोचोगे सर इधर हमने 2 किलो कम करा और इधर आपने 1 किलो ही बढ़ाया। एक बात याद रखना कि प्रोडक्शन हमेशा एक जैसा नहीं होता है ना। जमीन सारी एक जैसी नहीं होती है, दो बीज जो एक जैसे नहीं होते हैं। चाहे तो आप एक ही बीज को, एक ही सीड्स को दो खेतों में यूज करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार इधर प्रोडक्शन ज्यादा है इधर प्रोडक्शन कम आया। ठीक है, तो कभी भी याद रखना बेटा कि एक दूसरे के बिल्कुल परफेक्ट सब्सटीट्यूट कुछ भी नहीं होता है। परफेक्ट सब्सटीट्यूट का मतलब पता है क्या होता है, कि बिल्कुल परफेक्ट हो, उसमें कोई कमी ना हो, बट ऐसा रियल में होता ही नहीं है। तो प्रोडक्शन अगर जरूरी नहीं इधर 2 किलो कम हुआ तो इधर 1 किलो ही बढ़ेगा, ऐसा हो सकता है और ऐसा होता ही है, रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। सारी चीजें एक जैसी प्रोडक्शन नहीं होता है, तो इसलिए हम ये मन से लिख रहे हैं। आप कुछ भी लिख सकते थे बट आप ये डिजिट याद रख सके तो अच्छी बात है। फिर हम आप मैंने बोला कि आपने 2 किलो सॉरी 1 kg और गेहूं बढ़ाना है, 1 kg से 2 kg करना है। तो मैंने बोला कि एक काम करो, इस बार आप जो है इसको घटाकर 15 kg कर दो। फिर आपने बोला कि नहीं सर हमें एक काम करो, 1 kg और बढ़ाकर हमें 3 kg गेहूं करना है। तो मैंने बोला बेटा कि फिर तो आपको जो है और कम करना पड़ेगा, आपको बिल्कुल 11 kg पे आ जाना पड़ेगा। फिर आपने बोला कि सर हमें तो जो है प्रोडक्शन को गेहूं के और बढ़ाना है। तो मैंने बोला कितना, तो बोला आप सर 4 kg बढ़ाना है। तो मैंने बोला ठीक है, उसके लिए आपको और कम करना पड़ेगा।
ऐसे ऐसे करके क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं। अब कॉम्बिनेशन अगर आपने इस बात में नोटिस करा होगा, देखो आपको कितने कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं यहाँ पर। कॉम्बिनेशन है आपको क्या बताता है कि या तो आप गेहूं को बिल्कुल नहीं बोओगे तो आपको 20 किलोग्राम मक्का मिल जाएगा, ठीक है। वैसे एक कॉम्बिनेशन ए तो ये बता रहा है, कॉम्बिनेशन मान लो डी क्या बता रहा है, तो अब आप बताओ कॉम्बिनेशन डी क्या बता रहा है। सोचो जरा, कॉम्बिनेशन डी हमें क्या बता रहा है कि सर अगर हम उस खेत में 3 kg गेहूं बोएंगे तो 11 kg मक्का ही बो पाएंगे या उगा पाएंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व बताता है। इसीलिए इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, वो यही थी कि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन को जो बताता है गुड एक्स और गुड वाई को, उसी को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व कहते हैं। कल हमने यही समझा था। देखो यहाँ पर कॉम्बिनेशन से ए बी सी डी ई एफ इतने कॉम्बिनेशन थे, जहाँ एक तरफ हम जो है सेक्रीफाइस कर रहे थे तो एक तरफ हम गेन कर रहे थे। सेक्रीफाइस मतलब त्याग कर रहे थे। देखो पहले हम 20 kg से तो हमने त्याग करा 18 पे आए, फिर हमने त्याग करा 15 पे, फिर 11, फिर 6 0, तो इसको बोलते सेक्रीफाइस करना। और इधर हमारे हमारे क्या प्रोडक्शन बढ़ रहा था, इसको बोलते गेन करना। तो एक तरफ हमने गेन करा, दूसरी तरफ हमने सेक्रीफाइस करा। अब सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम क्या मान के चलते हैं कि रिसोर्स आर लिमिटेड। रिसोर्स जो होते हैं लिमिटेड होते हैं और हमें उन्हीं रिसोर्स का यूज करना होता है। इसीलिए अपने पास खेत तो लिमिटेड है, उसी खेत में हमें अगर यूज करना अच्छे से प्रोडक्शन का दो गुड्स का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक गुड से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तो दूसरा गुड बढ़ेगा, या फिर दूसरा गुड कम होगा तो पहला गुड बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से हमें रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। इकोनॉमिक्स क्या रियल लाइफ में भी ये होता है कि रिसोर्स आर लिमिटेड। अब इतना सब तो हमने कर लिया था, मेन था बेटा ग्राफ। तो ग्राफ हम आज एक और बना के देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ग्राफ बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। अब ग्राफ बनाने के लिए आपको पहले सबसे पहले घबराना नहीं है, है ना। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है और आपको एक सुंदर सुंदर सा, अबे ये कहाँ पे रह गया तू, सबसे पहले आपको एक सुंदर सुंदर सा बड़ा सा, जितना हो सके उतना बड़ा ग्राफ बना लीजिएगा ताकि समझने में आपको भी आसानी हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सिस डालते हैं। इधर आप क्या रखोगे, एक्स एक्सिस रहेगी, इधर वाई एक्सिस रहेगी, ये आपको पता होना चाहिए बेटा। अब वाई एक्सिस की तरफ हमने क्या रखा था, तो इधर गुड वाई रहेगा यानी मक्का, और गुड एक्स पर क्या था, तो गुड एक्स सॉरी वाई एक्स एक्सिस पर गुड एक्स था जो कि था हमारा गेहूं, ठीक है बेटा। अच्छे से समझना इसको, है ना। फिर इसको हम टेबल में 1 बाय 1 अगर समझे तो एक तरफ हमें, अच्छा ग्राफ में सर हमें पता नहीं चलता कि कहाँ से कहाँ तक गिनती लिखनी है। तो अगर आपको पता नहीं है कि गिनती कहाँ से कहाँ तक लिखनी है, सिंपल है बेटा। देखो एक्स एक्सिस को देखो, मतलब यहाँ पर एक्स गुड आ रहा है तो एक्स गुड की तरफ देखो आपकी गिनती कहाँ से कहाँ तक चालू होनी चाहिए। सर जीरो चालू से चालू जो है जीरो से होनी चाहिए और खत्म 5 पे होनी चाहिए। तो ठीक है, फिर वही करेंगे हम क्या करेंगे, जीरो तो यहाँ पे ही सही क्योंकि इसको ही हम जो जीरो जीरो ओरिजिन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर मान लो 1 होगा, यहाँ पर मान लो 2 होगा, यहाँ पर मान लो 3 होगा, यहाँ पर मान लो 4 होगा और यहाँ पर मान लो 5 होगा। तो आपको मिनिमम से लेकर मैक्सिमम डिजिट का ध्यान में रखते हुए इस पर प्लॉटिंग करनी होती है। वैसे अगर आप इस पे देखो तो 0 से लेकर 20 तक की हमें डिजिट चाहिए होगी वाई एक्सिस पे, तो हम आ जाएंगे यहाँ पर, 0 तो है ही सही, अब 20 पर खत्म करना है। अब 1 2 3 4 5 6 20 करेंगे तो हमें बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम 2 के पहाड़े से इसको खत्म कर सकते हैं, है ना। ये 2, ठीक है, यहाँ 4 6 8 10 और ये 12। अब यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, 12 की जगह हम सीधा 18 कर लेते हैं और उसके बाद सीधा हम 20 कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जगह कम है। तो ऐसे हमें देखना होता है कि वैल्यू कितनी है, उसके हिसाब से हमें प्लॉटिंग करनी होती है। हम चाहे 3 का पहाड़ से भी काम कर सकते हैं, 3 6 8, तो कम जगह में हमारा काम हो जाता, ठीक है। अब हमने ये करने के बाद अब हमें प्लॉटिंग तो हमने कर ली नंबर्स की, अब हमें प्लॉटिंग करनी है ग्राफ की। तो ग्राफ की प्लॉटिंग करने के लिए सबसे पहले कलर चेंज करेंगे अपन। देखो अब आप देखो कि जब गुड एक्स आप कितना उगा पा रहे थे, 0, तो गुड वाई कितना था, 20, ठीक है। गुड वाई कितना था, तो आपने बोला सर ये तो 20 था, ठीक है। गुड एक्स कितना था, तो 0 था, तो इस तरह तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है सर, समझ में आ गया एक तो। फिर आपने देखा कि गुड एक्स को जब 1 kg करा तो गुड वाई 18 हो गया। तो जब आपने गुड एक्स को बढ़ाया 1 तो ये हो गया 18। देखो यहाँ पर आप देखो तो गुड वाई कितना हो गया, 18। जब आपने गुड एक्स को बढ़ाकर कितना करा, 1, सर समझ में आ गया। फिर अगर आप देखो तो
गुड एक्स 2 kg हुआ तो गुड वाई घटकर और कितना हो गया 15। ठीक है, प्लॉटिंग करते हैं। 12 यहाँ पर है तो 18 यहाँ पर, बीच में कहीं 15 होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कहीं 15 होगा। जब हमने क्या करा, गुड एक्स को बढ़ाया, 1 से 2 kg करा, तो गुड वाई हमारा और कम हो गया। ठीक है सर, समझ में आ गया है। फिर हमने देखा कि भैया गुड एक्स को 3 kg कर दिया तो हमारा गुड वाई घटकर 11 ही रह गया। ठीक है, अब ये समझते हैं। हमने सर गुड एक्स को 3 kg करा तो घटकर हमारा जो है गुड वाई कितना रह गया, सिर्फ 11 रह गया। तो हमें ये करना पड़ेगा। अब 11 देखो 10 से ऊपर यहाँ से कहीं पे 11 होगा तो हम यहाँ पर ये 11, तब हमारा गुड एक्स बढ़कर कितना हो गया 3 kg। ठीक है, हमें ये भी समझ में आया। फिर हमने देखा कि गुड एक्स हमारा 4 kg हो गया लेकिन गुड वाई घटकर 6 ही रह गया। ठीक है, फिर अब प्लॉटिंग करते हैं। अब हमने जब 4 kg करा तो घटकर कितना रह गया था गुड वाई, सिर्फ 6 तो यहाँ पर है। तो हमारा गुड एक्स बढ़कर 4 kg हो गया था। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा आपको। फिर हमने देखा कि सर हमने जब गेहूं यानी गुड एक्स को 5 kg करा तो हमारा गुड वाई 0 रह गया। यानी कि हमने जब गुड वाई को 5 kg करा तो हमारा गुड एक्स तो यहाँ पर 0 ही रह गया, तो 0 तो हमें बताने की जरूरत है ही नहीं। तो अब हमने इन लाइन को जोड़ लेना है, इन लाइन को जोड़ लेना है। तो इन लाइन को जब हम धीरे से जोड़ेंगे, अगर ध्यान से जोड़ेंगे अगर हम, तो इसी को जो है प्रोडक्ट, अच्छा ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दी मैंने ना, यहाँ पे एक जैसा रहेगा, ये बिल्कुल एक जैसा रहेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसी को जो है हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व कहेंगे। और ये कैसा रहता है, तो इसको हम बोलते हैं कॉनकेव टू द ओरिजिन। इसका शेप ऐसा रहता है, कॉनकेव टू द ओरिजिन, ये ओरिजिन पॉइंट है ना। और कॉनकेव मतलब इधर झुका हुआ, जब इधर झुका हुआ रहता है जिसको बोलते हैं कॉनकेव टू द ओरिजिन। और कोई ग्राफ अगर बेटा ऐसा रहता है ना उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, है ना। कोई ग्राफ ऐसा रहता है उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग। कोई ग्राफ ऐसा रहता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन बट अपवर्ड स्लोपिंग। तो ऐसे बहुत सारे ग्राफ मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट फिलहाल अभी आप ये समझो ये होता क्या है, समझ लिया। इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व ऑलवेज कॉन्केव टू द ओरिजिन, बट रियल में ऐसा नहीं है। हमारी बुक में सिर्फ ये दे रखा है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व जो होता है हमेशा कॉन्केव रहता है, क्योंकि हम छोटे बच्चे हैं अभी, है ना। जब आप बड़ी क्लासों में ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, तब हम सब तरह के ग्राफ बनाते हैं इसमें। लेकिन आप 12वीं में छोटे बच्चे, ये मानकर आपको सिर्फ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व एक ही तरीका दिया गया है, वो है कॉन्केव टू द ओरिजिन। तो ऐसे आप ग्राफ प्लॉटिंग कर सकते हो। आई होप अपने को ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो फिर हम आगे बढ़े अगर, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व क्या होता है हमने पढ़ लिया था। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व एक्सिबिट्स ऑल दोस कॉम्बिनेशन एक्स एंड वाई कॉम्बिनेटिव द प्रोडक्शन व्हिच इज पॉसिबल फॉर सोसाइटी व्हेन द क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स इज कांस्टेंट। जब हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड होते हैं तो उस लिमिटेड रिसोर्स में एक्स और वाई गुड्स कॉम्बिनेटिव मतलब क्या, वस्तुओं के कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, उसी को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व कहते हैं। उसी को हम ग्राफ के अगर थ्रू समझा रहे हैं तो वही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व कहलाएगा। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमें वो समझना पड़ेगा। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको जाननी हो तो समझो। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ में बना देता हूँ। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व जो है, ये तो नहीं हो सकता, एक सेकेंड रुकना। ये हमारा कलर चेंज कर लेते हैं। ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व है, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है। ठीक है, अब पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ें तो क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड। हाँ भैया, स्लोपिंग डाउनवर्ड है, नीचे की ओर जाता है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देखो ये लेफ्ट है और ये राइट है, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ नीचे की ओर गिरता है। ठीक है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमें समझ में आ गई। दूसरी, जनरली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। ये तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि ये जो इसका शेप है वो कैसा रहता है, कॉन्केव टू द ओरिजिन। ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको याद रखना है, कॉन्केव टू द ओरिजिन रहता है। ओरिजिन पॉइंट इसको बोलते हैं, है ना। यहाँ से शुरुआत होती है 0 की, 0 1 2 3 4, यहाँ शुरू होती है 0 1 2 3, तो इसको ओरिजिन का मतलब शुरुआत होना। और यहाँ पर कैसा दिखता है, कॉन्केव, मतलब इधर की ओर उसके खिलाफ झुका हुआ है ना, तो ये आपको समझना रहेगा। इन पीपीसी कॉम्बिनेशंस,
और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व में ABC आर टेक्निकली एफिशिएंट, कॉम्बिनेशन D आर अंडर यूटिलाइज्ड और पॉइंट E इज अनऑब्टेनेबल। अब ये चीज होती क्या है, इसको समझने के लिए वापस हम हमारे पुराने वाले ग्राफ पे अगर चले तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि यहाँ पर देखो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बताता है। इससे हमें पता क्या चलता है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन पता चलता है। कैसे? जैसे मान लो ये कॉम्बिनेशन ए है, ये कॉम्बिनेशन बी है और ये कॉम्बिनेशन सी है, मान रहे हैं, है ना। तो ए बी और सी कॉम्बिनेशन हमें बता क्या रहे हैं, आप देखो सोचो। ए कॉम्बिनेशन हमें क्या बता रहा है पता है? ए कॉम्बिनेशन हमें बता रहा है कि अगर आप गुड वाई का, इधर देखो गुड वाई है, तो गुड वाई या तो आप 18 kg बोओगे, बोवनी करोगे, तो गुड एक्स देखो इसके जस्ट नीचे कितना है, 1 kg, मतलब आप मक्का 18 kg उगाओगे तो गेहूं आप 1 kg ही उगा पाओगे। बी कॉम्बिनेशन देखो क्या बोल रहा है, बी कॉम्बिनेशन बोल रहा है कि अगर आप गुड वाई देखो, इस साइड गुड वाई है, गुड वाई अगर आपने मान लो 12 से ऊपर 13-14 होगा, मान लो 14 kg है, तो इसके जस्ट नीचे बी गुड एक्स आप सिर्फ 2 kg ही, 2 kg मतलब 1 से बढ़ाकर 2 kg करोगे गुड एक्स को, तो आपको वाई को कम करना पड़ेगा। वैसे सी कॉम्बिनेशन क्या बोल रहा है कि इसमें आप 10 kg, 10 से ऊपर 11 होगा शायद, तो 11 kg 14 से कम कर 11 kg अगर करोगे तो आप इधर गुड वाई को एक्स को बढ़ा पाओगे और 3 kg कर पाओगे। तो ये कॉम्बिनेशन हमें बताते हैं कि कितना दो गुड्स के बीच में हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन हमें तो ये समझना था कि वहां पर लिखा होता कि हियर इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व पॉइंट ABC आर टेक्निकली एफिशिएंट। टेक्निकली एफिशिएंट का मतलब पता है क्या होता है कि इनको हम जो है अचीव कर सकते हैं। अगर मान लो कोई पॉइंट यहां पर होता, यहां पर मान लो ये पॉइंट है हमारा D, तो यहां तक हम पहुंच पाते क्या? तो आप बोलोगे सर क्या दिक्कत है, आप यहां से ग्राफ यहां तक ले जाओ, ये पहुंच गए। ऐसा नहीं होता नालायकों, क्योंकि हमारे पास जो जमीन है वो तो लिमिटेड थी, तो इससे बाहर गए तो इससे बाहर तो जा ही नहीं सकते ना, क्योंकि जमीन तो हमारे पास लिमिटेड है, इससे ऊपर तो हम जा ही नहीं सकते। या तो हम 2 kg ये उगा लेंगे या तो 2 kg वो, तो इससे ऊपर जा ही नहीं सकते। इसको अनअटेनेबल बोलते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते। और इसके अंदर कोई पॉइंट है ना, तो देखो वो तो अटेनेबल है, लेकिन हमने क्या करा, रिसोर्स का कम यूज करा है। हम यहाँ तक रिसोर्स यूज कर सकते हैं, इस लाइन तक, ये लाइन तक हम रिसोर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ मतलब ये कुछ ऐसा था कि हमारे पास खेत इतना बड़ा था, तो हमने अगर सब में यूज करा तो हम पॉइंट ABC को टच कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या करा कि सिर्फ खेत के इतने हिस्से को यूज करा, बाकी को छोड़ दिया, तो हम क्या बोलेंगे कि ठीक है हमने प्रोडक्शन तो करा लेकिन रिसोर्स का कम यूज करा। तो ये 3 पॉइंट हमें ये बताते हैं, ठीक है, और वही लिखा हुआ वहां पर है। अब वापिस हम पढ़ते हैं। इन PPC कॉम्बिनेशन ABC, जो यहाँ पर मान लो A है, यहाँ पर मान लो B है और यहाँ पर मान लो C है। ABC आर टेक्निकली एफिशिएंट, तो ये एफिशिएंट है, मतलब यहाँ पर हम टच कर सकते हैं, यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वो सब हम बना सकते हैं। कॉम्बिनेशन D, मान लो यहाँ से बाहर कोई कॉम्बिनेशन D है, इज अंडर यूटिलाइज। अच्छा ये D यहाँ पर नहीं माना होगा इन्होंने, D इन्होंने यहाँ पर माना होगा और E पॉइंट यहाँ पर माना होगा। तो इन्होंने बोला D इज अंडर यूटिलाइज। अंडर यूटिलाइज का मतलब है सही तरीके से यूज नहीं करा। हम यहाँ तक यूज कर सकते थे चीजों को, लेकिन इन्होंने सिर्फ क्या है बहुत कम यूज करा है। और E का मतलब क्या है, दिस पॉइंट इज अनऑब्टेनेबल। तो ये आपको समझना होगा और आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद कर सकते हो जो कि इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम को लेकर। उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़े, अजम्पशंस ऑफ PPC। अब ये अजम्पशंस होते क्या, उसको हमें समझना है। देखो बेटा, अजम्पशंस का मतलब होता है मान्यता। अजम्पशंस का मतलब होता है मान्यता है। अब मान्यता क्या होती है, देखो लाइफ में ना हर जगह अजम्पशंस है। कैसे मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर मेरे से बोलो कि सर अगला लेक्चर कल आ जाएगा, तो मैं बोलूँ हाँ बेटा आ तो जाएगा, लेकिन कुछ अजम्पशंस है। सर आप बच्चों बोले सर क्या, मैं बोलूँ बेटा देखो लाइट नहीं जानी चाहिए, इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लैपटॉप में कोई इशू नहीं होना चाहिए, माइक खराब नहीं होना चाहिए, मेरी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए, तो मैं कल लेक्चर जो है ना, अगला जो लेक्चर वो डाल दूंगा। लेकिन मान लो मेरी तबीयत खराब हो गई, ये हो गया, तो शायद मैं ना डाल पाऊँ। वैसे ही मैं अगर आपसे पूछूं कि हमें आपको कल घर से स्कूल जाना है तो आपको कितनी देर लगती है, तो आप बोलोगे सर हमें रोज 20 मिनट लग रहे हैं तो कल भी 20 मिनट लगेंगे। लेकिन ऐसा है नहीं, उसमें भी अजम्पशंस है। टाइम से आप उठ जाओगे, आपकी भी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए, गाड़ी का टायर पंचर नहीं होना चाहिए, गाड़ी में पेट्रोल खत्म नहीं होना चाहिए, उसका इंजन खराब नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अजम्पशन हर जगह होती है। तो अब मुझसे आप पूछोगे
क्या सर आप कल लेक्चर ले पाओगे, तो मैं बोल दूंगा हाँ बेटा मैं लेक्चर ले लूंगा, 100% ले लूंगा, लेकिन आपको पहले से बोल दूंगा कि अजम्पशंस ये है कि मेरी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए, लाइट नहीं जानी चाहिए, और मतलब मान लो लैपटॉप वगैरह सब सही चलना चाहिए। तो मैंने बोल दिया कि ठीक है। वैसे बेटा पूरी इकोनॉमिक्स में ना बहुत जगह अजम्पशन हम मान के चलेंगे। वैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व हम समझते हैं, तो उसमें भी कुछ अजम्पशंस हम मान के चलते हैं, उसी को हम बोलते हैं अजम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व। वो अजम्पशंस क्या है, हम उसको अगर समझने की कोशिश करें तो वो है, पहली अजम्पशंस ये है, अ फर्म कैन प्रोड्यूस टू कॉमोडिटीज, और हमने अभी तक पढ़ा ही था कि कम से कम दो प्रोडक्शन होगा, जैसे एक्स और वाई का, तो दो वस्तुओं का प्रोडक्शन होगा इन डिफरेंट प्रोपोर्शन मतलब अलग अलग हो सकता है। तो हमने करा भी था, एक तरफ गुड एक्स बढ़ा हुआ था तो एक तरफ घटा हुआ था, जब गुड एक्स बढ़ा तो गुड वाई घट गया। तो अलग अलग प्रोपोर्शन में हम जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं, ये पहली मान्यता थी जो कि हमने यूज करी भी थी। दूसरा, द पीरियड इज शॉर्ट, जो समय है वो कम है। अब समय कम का मतलब क्या है, देखो ये जमीन 5 बीघा है, तो हम जो है ना बेटा 3 महीने में अगर एक फसल आ जाती है तो हमें 3 महीने का समय लेना पड़ेगा, वरना 6 महीने में क्या होगा, 6 महीने में क्या होगा, दूसरी फसल बो देंगे इसी खेत में हम, तो फिर तो हमारा प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाएगा। इसीलिए क्या बोलते हैं हम, द पीरियड इज शॉर्ट, समय बहुत कम रहना चाहिए, ताकि ज्यादा समय तो फिर उसी जमीन पर दूसरा प्रोडक्शन हो सकता है, दूसरी फसल हम जो है उगा सकते हैं उस पर। इसीलिए हमने बोला प्रोडक्शन इज शॉर्ट, सॉरी पीरियड इज शॉर्ट। द इकोनॉमी एंजॉय द स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, और जो हमारी इकोनॉमी है वो स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंजॉय कर रही है। इसका मतलब क्या है, मतलब कोई बेरोजगारी नहीं है। क्यों, जैसे मान लो यहाँ पर 3 किसान काम कर रहे हैं या 3 मजदूर काम कर रहे हैं, सॉरी, तो हमने ये माना कि हमारे यहाँ पूरे रोजगार है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। अगर कोई बेरोजगार रहेगा तो कल से मान लो एक और आ गया कि मैं मालिक मैं भी काम कर रहा हूँ, तो ऐसे में तो क्या होगा, चीजें बदल जाएगी ना। 3 वर्कर जो प्रोडक्शन करते हैं 4 मिल जाएंगे तो प्रोडक्शन और बढ़ सकता है। खेत की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कंपनी एक फैक्ट्री में 3 वर्कर जो बना रहे हैं, अगर चौथा वर्कर आ जाएगा तो प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा ना। अगर लोग बढ़ेंगे तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, कुछ ना कुछ तो चेंज हो ही जाएगा। इसलिए हम पहले से बोल देते कि इकोनॉमी एंजॉय स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब सब लोगों को काम मिला हुआ है, कोई बेरोजगार नहीं है, अचानक से नहीं कोई आ नहीं टपक सकता। तो ये भी हम मान के चलते हैं अजम्पशन। फिर फोर्थ अजम्पशन क्या है हमारा, द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन इज अनचेंजेबल, जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो अनचेंजेबल है। अनचेंजेबल क्यों है, देखो वापिस हम समझते हैं, ये हमारा खेत है। अब इस खेत में मान लो एक तरफ आपने गुड एक्स उगाया और एक तरफ गुड वाई, तो गुड एक्स की तरफ आपने क्या करा कि फर्टिलाइजर का यूज करा है, केमिकल का यूज करा है, इरिगेशन का यूज करा। गुड वाई की तरफ आपने बस बोवनी कर दी और सोइंग कर दिया, छोड़ दिया खेत को। तो सीधी सी बात है ना बेटा, इधर तो प्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा और इधर प्रोडक्शन जो है बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए बोला द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन इज अनचेंजेबल, इसमें कोई चेंज ना हो, दोनों तरफ एक जैसा हो। तो ये 4 मान्यता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व की, ये आप जो है कवर कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है उसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि मान लो आपके पास एक जॉब ऑफर आया, क्या है बेटा, जॉब ऑफर, नौकरी का ऑफर आया आपके पास, और 3 ऑफर आए, 1, 2 और 3। पहले ऑफर में आपको 1 लाख सैलरी मिल रही थी, दूसरे में मान लो 80,000, और तीसरे में मान लो 50,000। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप कौन सी नौकरी करोगे, तो आप बोलोगे सर इसमें कोई पूछने वाली बात है नहीं, 1 लाख वाली नौकरी लेंगे। तो मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें सेकंड बेस्ट कौन सी थी। सेकंड बेस्ट का मतलब क्या था सर, सेकंड बेस्ट तो 80,000, क्योंकि ये तो सबसे आखिरी में ऑप्शन है। सेकंड बेस्ट क्या है, 80,000। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये है कि पहला बेस्ट ऑप्शन चूज करने के लिए आपने सेकंड बेस्ट ऑप्शन को त्याग करा, क्या करा, सेक्रीफाइस। जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन, याद रखना, सेक्रीफाइस करा किसको, सेकंड बेस्ट को। तो उसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। सर कुछ कुछ आया लेकिन कुछ समझ में नहीं भी आया। देखो मैं आपको फिर वापस से बताता हूँ। हमें पता है कि आपके पास 10,000 रुपए है, क्योंकि रिसोर्स आर लिमिटेड। आप मार्केट गए, अब आपको चीजें तो बहुत सारी चाहिए होगी, है ना। 10,000 में आपको मान लो लैपटॉप भी चाहिए था, और उसी 10,000 में मान लो आपको शॉपिंग भी करनी थी। तो आपने क्या करा कि यार एक काम करते हैं, शॉपिंग रहने देते हैं, लैपटॉप डिसाइड कर लेते हैं। तो आपने लैपटॉप ले लिया, तो लैपटॉप आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। आपको लैपटॉप लेने के लिए किसका सेक्रीफाइस करना पड़ा, शॉपिंग का सेक्रीफाइस करना पड़ा। बोले हाँ सर समझ में आ रहा है कुछ कुछ। आपको शॉपिंग का सेक्रीफाइस करना पड़ा, मतलब आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रही, ये शॉपिंग।
तो जिसको हम सेक्रीफाइस करते हो सेकंड बेस्ट को, हर किस चीज को नहीं, देखो यहाँ पर ये भी था, पर इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं बोलेंगे, हम सेकंड बेस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। तो किसी एक चीज को सिलेक्ट करने के लिए उसके अलावा कौन सी बेस्ट चीज थी जिसको हमें सेक्रीफाइस करना पड़ा, तो वही जो हमारी सेक्रीफाइस चीज करी थी हमने बेस्ट वाली, वही हमारा एक तरीके से जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम चल रही थी, हमें शादी में जिमने जाना था बेटा। अब क्योंकि एग्जाम चल रही है तो आपके सामने दो ऑप्शन थे, जिमने जाओ या पढ़ाई कर लो। आपने बोला सर पढ़ाई कर लेते हैं, नहीं 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 नहीं, नहीं पढ़ाई नहीं, जिमने चलते सर, पढ़ाई तो होती रहेगी। और आप चले गए जिमने, तो आपने किसको छोड़ दिया, शादी को। मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या दी आपकी, शादी को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ गया। तो आपको समझ में आ रही चीजें, तो वही होता है बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसको अगर आप लिखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है, तो इसको आप लिख सकते हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ वैल्यू ऑफ, है ना, लिख सकते हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट is a value of the next best alternative, है ना, that is foregone, जिसको हम जो है भूलते हैं, when a choice is made, जब हम कोई चॉइस बनाते हैं बेस्ट, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई एक ऑप्शन को भूलना पड़ता है, और उसी फॉरगोन अल्टरनेटिव को जो है हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो आप ये याद रख सकते हो, आप इसका एग्जाम्पल भी याद रख सकते हो। एग्जाम्पल आप क्या याद रखोगे, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो इफ एनी पर्सन इज 3 जॉब ऑफर, है ना, इफ अ पर्सन हैज 3 जॉब ऑफर्स, क्या क्या थे जॉब ऑफर्स, एक सेकेंड, फर्स्ट था हमारे पास 1 लाख का, ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या था, शायद 80,000 का था, 80,000, थर्ड हमारे पास क्या था, तो शायद 50,000 का था ना, ये आप लिख लेना। तो ये आपके पास ऑफर थे, आगे लिखना, एंड ही सिलेक्ट द जॉब ऑफरिंग ₹1 लाख, ठीक है, और उसने हमने कौन सी नौकरी चुनी जो 1 लाख रुपए दे रही थी, तो देन द opportunity cost is the job offering 80,000, है ना, 80,000 जो हमने कॉम्प्रोमाइज करे वही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगी, विच ही गेव अप, जिसको उसे भूलना पड़ा एक तरीके से, है ना। तो ये आप जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एक तरीके से बनी बनाए आंसर रेडी कर सकते हो। तो बस यही हमारा आज का एक लास्ट टॉपिक था। इसके बाद बेटा हम जो है ना, मैं आपको क्वेश्चन आंसर टाइप, है ना, जो एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं वो अलग से आपको लेक्चर बनाने वाला हूँ। थ्योरेटिकली हम जो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, अब कुछ क्वेश्चन आंसर कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो अलग से मैं लेक्चर अपलोड करूँगा। बाकी थ्योरेटिकली 95% हमारा चैप्टर जो है खत्म हो चुका है, 5% बचा है, वो मैं क्वेश्चंस ला के आपको एक सोल्व करवा के कवर करवा दूंगा। बाकी 95% जो हमने चैप्टर को कवर कर लिया है। आई होप हमें चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, है ना, बस बने रहिए इसी तरीके से, और बस मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।